गुड मॉर्निंग 11th क्लास। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उससे आगे का जो वो है हेडिंग है वो है श्रमिकों पर नियंत्रण। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, और हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं साम्राज्य को श्रमिकों पर नियंत्रण। तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत ही गहरी थी। दासता की जड़ें यानी कि जो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व है वो दोनों क्षेत्रों में क्या थी, दासता की जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। और 4वीं शताब्दी में ईसवी धर्म में राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जो रोम की अर्थव्यवस्था में क्या थी, रोम की अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया गया था। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामलों में भी हो सकती है, जहां अगस्टन के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। किंतु साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों की पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता थी, अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता था। ठीक है, ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। ठीक है, दासों पर क्या करते हो, सहानुभूति बनी थे, बल्कि जो उनका हिसाब किताब था उस पर आधारित थे। जहाँ एक और उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध काल के बारे में देखिए और उनके बारे में जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतनभोगी मशहूर सस्ते तो पड़ते थे, लेकिन आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास जो श्रम थे वो क्या कहते हैं, उनका बहुत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिक यानी मजदूरों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्च भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरी और इन दासों और मुक्त व्यक्तियों अर्थात एक दाम जैसे उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया था को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त कर दिया गया, जहां स्पष्ट है कि उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहाँ तक कि पूरा कारोबार सौंप देते थे। जो मालिक थे उनको क्या कर देते, पूरा क्या कर देते, कारोबार सौंप देते कि तुम ही इन चीज़ों को देखो। ठीक है, रोमन कृषि विषय को लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिण स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय को हानि ऐसे मदों की लागत से अधिक बैठती थी। नियोक्ताओं का यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता।
ये निरीक्षण मतलब जो देखने वाले थे उन्होंने कहा जब तक आप कोई काम नहीं देखोगे तब तक कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल मानने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था, यानी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के ग्रुप बनाने की सिफारिश की और यह दावा किया कि इन छोटे से जो छोटे ग्रुप हैं में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। इससे क्या पता चल जाता है कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। उन दिनों श्रम प्रबंधन का विस्तार से विचार किया जाता था। वरिष्ठ पिपलिनी एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक थे जिन्होंने दास समूह के प्रयोग का यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। लेकिन यह क्या था, गलत था। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते थे। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती है। वास्तव में रोमन जो साम्राज्य था में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। वरिष्ठ पिपलिनी ने सिकंदरियों के फैक्सिन थे यानी सुगंधित सल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया, जहां उनके अनुसार कितना ही कठिन निरीक्षण क्यों ना हो, कितना ही टफ क्यों देखने न मिले, पर्याप्त प्रतीत होता था। कामगारों के एप्रेनों का एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाली मास्क या नेट पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके से होते रहेंगे, लेकिन उन्हें नापसंद किया जाता था। लेकिन 3वीं शताब्दी के एक शासन देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि कामगारी को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयास करने लगे तो उन्हें पहचाना जाता। धागा करने लग गया था मतलब उनके हाथ में इसे जैसे स्टैम्प लगा दी गई थी। ठीक है। कई निजी मालिक जो प्राइवेट मालिक थे कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे। ठीक है, ताकि यह कामगारों के साथ क्या कहते हैं, ऋण संविदा कर लेते थे। कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। 2वीं शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें क्या है एक लेखक मिलता है और दूसरे शब्दों में मतलब क्या यह कहा गया है कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते थे, हालांकि वे मुक्त कर ली जाती थी। हाल में ही खोजे हुए अंगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। अंगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता है था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता से और भी अधिक व्यापक थी। तो इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना में मिलता है कि 64वीं ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारी ने जनता समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र यानी जो ब्रांड थे उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया यानी फूंक दिया। फिर भी हमें इस संदर्भ में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन हमें फिर भी जो स्थिति थी उस टाइम की उसको समझने के लिए अच्छे से सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, और सीधे यह निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंचना चाहिए, सीधे इस डिसीजन पर भी नहीं जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सम्राट एनिस्टेसिस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूरी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया था। कुछ दस्तावेजों जैसे पेप्रियास का बहुवचन से हमें यह अनुमान भी लगा जा सकता है कि 6वीं शताब्दी तक भूमध्य क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग में वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। अब है इसी की जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है सामाजिक श्रेणियाँ कौन कौन सी थी। आइए हम इस बारे में इस ब्यूरो में क्या करते हैं जानते हैं और साम्राज्य की
सामाजिक संरचनाओं की जानकारी करने का प्रयत्न करते हैं। इतिहासकार टेस्टिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया था। सेनेटर यानी पेट्रस शाब्दिक अर्थ पिता, अश्वरोही यानी वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से होता था। फुअर्ड निम्न स्तर वर्ग यानी कि जिनका जो संबंध था वो कमीनकार यानी प्ले बस सोडिडा, जो कि उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदि थे, उससे किया जाता था। और अंततः दास। 30वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य लगभग कितनी थी? 1000 थी। और कुल सेनेटरों की में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवारों के थे। साम्राज्य के परिवर्ती काल में जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में कॉन्स्टेंटाइन के प्रथम शासक काल के आरंभ हुआ था। टेस्टिटस द्वारा उल्लिखित पहले दो प्रमुख समूह जैसे कि सेनेटर और नाइट या अश्वरोही एकीकृत यानी एक साथ हुआ। टेसिटस द्वारा उल्लेखित पहले दो समूह सेनेटर और नाइट या अश्वरोही एकीकृत होकर भी विस्तृत अभिजात बन चुके थे और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्व मूल के थे। यह परिवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अधिक क्या थे? धनवान थे, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था। किंतु पृष्ठभूमि जो थी अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गीय में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिसमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टेस्टिटस ने इस सामान्य मध्यम वर्ग की महान सेनेट गृहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता से इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। इसके नीचे यानी निम्न वर्ग जो था वो क्या करता था? उनको निम्न वर्ग कहा जाता था। इसमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिसमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रमिक की पूर्ति करते में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिकों, विशेषकर बड़े शहरों में तो और भी विस्तृत, हजारों गुलामों के रूप में विशेष रूप से पूर्वी पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। ठीक है। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के इतिहासकार ओलिपियोडोरस जो था उसने क्या किया था? एक राजदूत था वो। उसने लिखा था कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं में वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इससे वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वो सीधे कर सकते थे।